ब्रोकन मिरर की तरह है। एक तो मिरर है एज एन इंडिया, लेकिन ब्रोकन मिरर है। तो इसको इकट्ठा कैसे लाना, हर एक समाज की, हर एक कॉन्स्टिट्यूंट जो ग्रुप है उसके बारे में लिटररी रूप में उसका प्रदर्शन होना बहुत ज़रूरी है। उसके दुख, उसके सुख, उसके जो पेन है वो सारे मेरा ख्याल आने चाहिए। तभी हमें पूरा जो इंडिया है वो समझने की, साहित्य के माध्यम से समझने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और मैं ये समझता हूँ कि मेन स्ट्रीम लिटरेचर जो है इसके तरफ बड़ी सिंपैथी के साथ और बड़ी ओपननेस के साथ देखना चाहिए। आई थिंक डॉक्टर मीना ने काफ़ी अच्छा सवाल शुरू में किया कि ये जो लिटरेचर आया है आदिवासी की तरफ से, अपने लाइफ के बारे में जो लिटरेचर आया उसके बारे में भ्रम क्रिएट किए जाते हैं। उसका इंटरप्रिटेशन जो है अलग तरीके से होता है, लिटरेचर का नहीं आता है, कोर्सेस में नहीं आता है। तो ये ज़रूरी है कि ये जो नया लिटरेचर आ रहा है, जो कभी मेन स्ट्रीम लिटरेचर ने उसको कभी कोशिश नहीं की उसको समझने की, अपनी उसकी मर्यादा है। समाज ही यदि एक्सक्लूजनरी है, आदिवासी का लाइफ ही हमें मालूम नहीं है, तो आप क्या लिखोगे उसके बारे में? एक दो बार जाके उनके साथ रह के थोड़ा बहुत तो लिखोगे, लेकिन जो सही आईना है वो तो वही लिखेगा जो एक्सपीरियंस करता है, जो भुगता है, जिसको उसकी वेदनाएं समझ में आती है। तो यदि ये आ रहा है तो मेरा ख्याल है इसको वेलकम करना चाहिए। ये हमारे सोसाइटी को अधिकाधिक समझने में मदद करेगा, सोसाइटी को और इंक्लूसिव बनाएगा, समस्याएं समझने में आसानी हो जाएगी। तो ये जो मेन स्ट्रीम लिटरेरी क्रिटिक है, वो जो अपने मानदंड के साथ यदि उसको देखना शुरू करेंगे तो मुश्किल होगी, वो नहीं चलेगा। ये ज़रूरी है, मैं समझता हूँ कि एक प्रोज में और पोएट्री में फ़र्क होता है। एक मुद्दा यदि आपको, आपकी गरीबी, आपको जैसे इकोनॉमिक्स में लिखूँ तो कोई फिगर वगैरह दे दूंगा, लिखूंगा, लेकिन एक पोएट या प्ले राइटर या शॉर्ट स्टोरी राइटर या ऑटोबायोग्राफिकल राइटिंग, वो अपनी तरीके से उसको पेश करेगा, इसलिए उसको लिटरेचर भी कहते हैं। उसमें कंटेंट तो है पॉवर्टी का, लेकिन कहने का जो तरीका है वो अलग है। वो फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन जो है पोएट्री का, शॉर्ट स्टोरी का, वो आपको बांध के रखता है, आपको एंजॉयमेंट भी देता है। तभी तो वो डिफरेंस है पोएट्री से, टेक्स्ट बुक से। तो वो उसके मानदंड होने चाहिए। ये नहीं मैं कह रहा हूँ कि साहित्य के अपने मानदंड नहीं होने चाहिए, लेकिन अपने पुराने मानदंड मेन स्ट्रीम लिटरेचर के लेके उसको नकारना वो बहुत गलत बात होगी। और दलित लिटरेचर ने यही किया है, उन्होंने ये किया कि वो मानदंड की परवाह नहीं, वो लिखते गए, अपने जीवन को लिखते गए। यदि अच्छी पोइट्री में नहीं लिखना आते तो ऑटोबायोग्राफिकल राइटिंग में लिखा, जो उन्होंने एक्सपीरियंस किया वो बड़ी ईमानदारी के साथ उन्होंने सामने रखा। और ऑटोबायोग्राफिकल राइटिंग दलित लिटरेचर में तो अब एक फॉर्म बन गया है। और ये सिर्फ दलितों ने नहीं लिखा, लक्ष्मण माने आपको मालूम है, डिनोटिफाइड ट्राइबल लिटरेचर और नॉमेडिक लिटरेचर तो दलित लिटरेचर का हिस्सा है महाराष्ट्र में, मराठी में। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि ईमानदारी के साथ यदि आदिवासी लिखता है तो लिखे, लेकिन ईमानदारी के साथ लिखे, और जिस भाषा में उसको समझ में आता है उसमें लिखे। यदि वो ईमानदारी के साथ लिखेगा, अपनी भाषा में लिखेगा, तो अपने सिंबल क्रिएट करेगा, अपनी मीत क्रिएट करेगा, अपनी भाषा क्रिएट करेगा, फिर आपको कोई रोक नहीं सकता। और वो जो बंधन मेन स्ट्रीम लिटरेचर के इंडिकेटर्स के है, मानदंड के, वो टूट जाएंगे, नए मानदंड आ जाएंगे। और दलित लिटरेचर ने वो मानदंड क्रिएट किए हैं, छंद नहीं रहा वहाँ पे, अलग सिंबल आए हैं, अलग तरह की भाषा आई है, अलग मेथड ऑफ प्रेजेंटेशन आया है, एंड एट द सेम टाइम इट्स ए लिटरेचर। वो बांध के रखता है आपको, प्लेजर भी देता है, दुख भी कहता है, लेकिन प्लेजर भी देता है। जिस तरह से राम बख्श ने कहा कि जो बात वो महिला ने कही उसमें पॉवर्टी भी है, उसका डिप्रीवेशन भी है, उसका एक्सप्लॉयटेशन भी है, लेकिन जिस भाषा में कही उसने वो बहुत ऊंचे लेवल की एग्जीबिशन और प्रेजेंटेशन है कहने की बात। तो वो भी होगा इसमें। तो मैं ये समझता हूँ कि मेन स्ट्रीम लिटरेचर ने इन सारे नए जो लिटरेचर आ रहा है इसको आने देना चाहिए। वो यदि ओरिजिनल लैंग्वेज में आ रहा है, हिंदी में ट्रांसलेट हो रहा है, तो उसको समझिए और कैपेसिटी नहीं है मेन स्ट्रीम लिटरेचर में काफ़ी हद तक
उसको समझने की। वो मानदंड भी वो काम में नहीं आएंगे जब वो उस लिटरेचर को आप पढ़ोगे। तो मैं समझता हूँ कि यदि ये हो जाए कि जो लिटरेचर आ रहा है, आदिवासी जो अपना जीवन लिख रहा है, यदि वो आ रहा है तो उसको वेलकम करना चाहिए, उसको एग्जामिन करना चाहिए, उसका नयापन समझना चाहिए, नए मानदंड के साथ उसको एग्जामिन करना चाहिए। तब मेरा ख्याल है पूरी सोसाइटी को समझने में हमें आसानी होगी। मुझे लगता है कि इस सेमिनार में ये सारी बातें सामने आएगी और लिटरेचर को और रीच किया जाएगा। एक समाज का और एक तबका है जिसके बारे में हमें कुछ मालूम नहीं है, वो लिटरेचर के माध्यम से सामने आएगा। थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया प्रोफेसर थोराट, आपने बहुत ज़रूरी बातें कही और इससे ये साबित हो गया ये मसला सिर्फ आपकी आर्थिक मदद का नहीं है। आप दलित साहित्य के विशेषज्ञ रहे हैं, दलित मुद्दों पे लगातार लिखते रहे हैं, अर्थशास्त्र में होने के बावजूद साहित्य की गहरी समझ रखते हैं। अब मैं प्रोफेसर सोपोरी जो हमारे वाइस चांसलर हैं उनको इनवाइट करता हूं कि वो गोष्ठी के लिए हमें शुभकामनाएं दें और 2 शब्द कहें। प्रोफेसर सुखदेव थोरट जी, प्रोफेसर आनंद कुमार, वंदना टेटी जी, प्रोफेसर राम बख्श, डॉक्टर गंगा साहेब मीना, देश भर से यहाँ पर आए हुए आदिवासी साहित्य के विशेषज्ञ, विश्वविद्यालय के अध्यापक मित्रों और प्रिय विद्यार्थियों, मैंने जब मीना जी से कहा कि मैं इस सेमिनार में आऊँगा तो मेरा तात्पर्य सिर्फ इतना ही था कि मैं सुनने आऊँगा, कहना मुझे कुछ नहीं है, क्योंकि मैं सब्जेक्ट जो है कई कोर्स इस सब्जेक्ट से दूर है। लेकिन फिर भी मैं आप सबका अपनी ओर से, JNU परिवार की ओर से इस सेमिनार में आने के लिए हार्दिक स्वागत करता हूँ। मुझे खुशी इस बात की है कि भारतीय भाषा केंद्र CIL जो है उसने साहित्य की इस एक नई दुनिया में एक ऐसे विषय पर इस सेमिनार का पहल की है जिसको मुझे लगता है कि पहले इस स्तर पे कभी नहीं हुआ होगा, और एक ऐसा लिटरेचर है जिसकी अनदेखी बहुत हो चुकी है। आई थिंक अब एक समय आ चुका है कि इस को आगे बढ़ाना होगा। जैसे मैंने कहा कि मेरा सब्जेक्ट नेचुरल साइंसेज है, साइंस का, तो थोरट जी का तो फिर भी इससे काफ़ी मेल जोल खाता है, और आनंद जी तो खैर एक्सपर्ट है ही हर एक चीज़ में, तो मेरा तो काफ़ी डिस्टेंस रिलेशनशिप भी नहीं बन पा रहा है। तो इसलिए इस विषय पे कुछ कहना मेरे लिए ज़्यादा संभव नहीं होगा। लेकिन जब मैं पहली बार CIL गया था, इस सेंटर में गया था, और वहाँ के अध्यापकों से मेरी बातचीत हुई थी, तब मुझे डॉक्टर मीना ने इस साहित्य के बारे में थोड़ा सा बताया था। उससे कहीं कुछ एक लिंक बना मेरा कि मैंने कहा इसके बारे में कुछ थोड़ा कभी ना कभी पढ़ना चाहिए। मुझे मालूम है, जैसे मीना जी ने भी कहा, कई संस्थाएं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की हैं, कुछ इंस्टीट्यूट्स हैं जो इस क्षेत्र में काफ़ी प्रयास कर रहे हैं, कुछ प्रयास उनका चल रहा है, इस आदिवासी साहित्य पे प्रकाश डालने का प्रयास है उनका। और जब मैं एक वेबसाइट पे सर्च कर रहा था कि इसमें किस किस लोगों ने काम किया, कई नाम सामने आए, लेकिन एक नाम जो मुझे पढ़ के अच्छा लगा और रामनिका गुप्ता जी का था, और मुझे मालूम नहीं था कि आज मेरा उनसे फेस टू फेस मिलना होगा। इट्स रियली ए प्लेजर फॉर मी कि मैं आपसे आज मिल चुका। इन्होंने एक ट्राइबल लिटरेरी फोरम बनाया हुआ है, जो मैंने पढ़ा कि डॉक्टर रामदुलाल मुंडा हैं, उनके साथ मिलकर आपने ये एक फोरम बनाया है, और इस फोरम ने काफ़ी काम किया हुआ है, और इनकी काफ़ी पुस्तकें जो आप बाहर देखेंगे इन्होंने जो प्रकाशित की हैं, वो उसकी प्रदर्शनी बाहर लगी हुई है। एक मैगजीन भी ये लोग चला रहे हैं जो पब्लिश करते हैं, पता नहीं मैं उसको प्रोनाउंसिएशन ठीक कर पाऊँगा कि नहीं, युद्धंत
आम आदमी की आपका प्रकाशन होता। और अच्छा ये लगा कि इस प्रकाशन में JNU के काफ़ी सारे टीचर्स भी सहयोग देते हैं। तो JNU और आपका एक किस्म का एक लिंक बना हुआ है इस काम को करने के लिए। और वेबसाइट से मुझे पता नहीं है, ये भी सुना है कि 2013 से एक जर्नल शुरू हो रहा है, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ दलित एंड ट्राइबल स्टडीज़ एंड एक्शन। उसका फर्स्ट वॉल्यूम शायद आने वाला है, कि आ चुका है उसमें, कि 2013 से ये एक जर्नल शुरू होने वाला है। तो कहने का तात्पर्य मेरा है कि कई जगह से, अलग अलग क्षेत्रों से, अलग अलग इंस्टीट्यूशन से कुछ ना कुछ काम इस दिशा में हो रहे हैं। लेकिन फिर भी ये मुझे लगता है कि देश में आदिवासी समाज के लिए काफ़ी चुनौतियां हैं। और जैसे थोरट साहब ने कहा कि इन चुनौतियों को समझने के लिए हमें लगता है कि आदिवासी लिटरेचर जो है, जो वहाँ के लोग लिख रहे हैं, उसको हमें ध्यानपूर्वक पढ़ना होगा, समझना होगा कि समस्या है क्या और उसका हल क्या हो सकता है। आदिवासी साहित्य, जैसे मीना जी ने कहा, एक बहुत पुरानी परंपरा है। मुझे लगता है कोई 80 लैंग्वेजेस हैं इसमें, 80 स्मॉल आदिवासी लैंग्वेजेस विच आर देयर, 615 ट्राइबल लैंग्वेजेस हैं। देखिए, तो उसको कहीं ना कहीं गुप्त पड़ा हुआ है, लेकिन उसको लुप्त नहीं होने देना है। गुप्त तो है लेकिन लुप्त ना होने दिया जाए। इसलिए एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पॉलिसी भी थी कि हम सेंटर फॉर एंडेंजर्ड लैंग्वेजेस खोले जाएं, जिसके लिए जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय ने भी अपना एक प्रोग्राम भेजा हुआ है। हो सकता है उसको अगर सहमति मिले तो हम उसको यहाँ पे भी शुरू करेंगे। तो परंपरा तो पुरानी है, लेकिन हम लोगों का जो काम है ये रहेगा कि इस खजाने को, मुझे तो एक खजाना लगता है, इस खजाने को कहीं ना कहीं प्रकट करना होगा, इसको देखना होगा और इसको अपनी नई पीढ़ी के प्रत्यक्ष लाना होगा। मैं अपनी कुछ स्टूडेंट से जो कभी सैटरडेज को मिलते हैं, और अपनी डॉटर से पूछा, आपको एक भी ऐसी आदमी है जिसका नाम आपको पता हो जो आदिवासी साहित्य से लिंक्ड हो? किसी को नहीं मालूम। अजीब सा लगता है कि हम बाकी सब लिटरेचर में कहीं ना कहीं किसी को जानते हैं, लेकिन इस लिटरेचर से अभी हमारी नई पीढ़ी का संबंध नहीं हुआ है। और इसको ही मुझे लगता है एक हमारा बहुत प्रयत्न होना चाहिए इसके लिए, इसको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए होना चाहिए। तो मुझे आशा है कि आज की इस गोष्ठी इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। और साहित्य से, जैसे कहते हैं, साहित्य से ही समाज का आईना बनता है, तो उसी आईने को हमें देखना होगा। एक आर्टिकल पढ़ रहा था, दैट मैंने रीड, बिकॉज साहित्य से कैसे समाज की प्रकट होता है हमारे सामने। एक इंग्लिश के राइटर हैं एंड्रयू वनकॉमे, जिन्होंने द इंडिपेंडेंट इन 2010 में एक आर्टिकल लिखा था, द राइज ऑफ दलित लिटरेचर मार्क्स ए न्यू चैप्टर फॉर इंडियाज अनटचेबल्स। तो लिटरेचर से समझ लेके कैसे उसकी एक खोज, उसकी एक निकाली उन्होंने। ये बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग आर्टिकल है इसके बारे में। तो कई चीज़ें कहने को करने के लिए होती हैं, लेकिन मैं कुछ और समय ना लेते हुए एक बार फिर इस सेमिनार में आपका स्वागत करता हूं, और CIL लैंग्वेज सेंटर के लिए इस गोष्ठी का आयोजन करने के लिए उनको बधाई देता हूं, और मेरी सारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। मुझे उम्मीद है कि इस सेमिनार को सफलता प्राप्त होगी, और इसका जो ब्रॉडकास्टिंग है वो एक डिफरेंट लेवल पे होगा। धन्यवाद, जोहार। मैं आपको एक दिलचस्प वाकया बताऊं कि आप लोगों के लंबे अनुभव होंगे, मेरा छोटा अनुभव है, लेकिन पहला ऐसा वाइस चांसलर मैंने देखा प्रोफेसर सोपेरू के रूप में, जो हर टीचर से जाके मिला। और मुझे लगता है कि मेरे इस सेमिनार के पीछे और इस बीच में मैंने जो कुछ किया है, एक किताब की योजना, किताब आज आनी थी वो आ नहीं पाई क्योंकि पब्लिशर को कुछ दिक्कत है, पारिवारिक समस्या है। इसके अलावा इस बीच मैंने अपना PhD भी कंप्लीट किया। इन सब चीज़ों के पीछे एक प्रेरणा प्रोफेसर सोपोरी की, कि वो आके मिले हमारे सेंटर में हर टीचर से, उन्होंने पूछा कि आप क्या कर रहे हैं इन दिनों और आपकी क्या योजनाएं हैं। तो इस तरह से एक वाइस चांसलर अगर हर टीचर से इंटरेक्ट करे, स्टूडेंट्स के लिए उन्होंने ओपन टाइम दिया हुआ है, आप मंडे को आके मिले बिना किसी अपॉइंटमेंट के, तो इस तरह की प्रेरणा मुझे लगता है यूनिवर्सिटी को एक सही दिशा में ले जा सकती है। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर सोपोरी। अब मैं
वंदना जी को दो शब्द कहने के लिए बुलाऊंगा। वंदना जी आदिवासी संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण पत्रिका है, रांची से प्रकाशित होती है, झारखंडी भाषा साहित्य संस्कृति अखड़ा, उसकी संपादक हैं। स्वागत है वंदना जी। इस सभागार में आए हुए दूर दूर से और यहाँ के जो छात्र हैं, लेखक हैं, आप सभी लोगों को मेरा जोहार। ये आज हम लोगों के लिए खास करके बहुत खुशी का दिन है, बहुत आशा का दिन है। जैसा कि सुषमा ने अपने पुरखा स्मरण में कहा कि ये कैसा, हम आज उस जगह पे बैठे हैं जो कि पूरे भारत देश का एक बौद्धिक केंद्र है, एक जाना माना केंद्र है, और यहाँ जो भी चीज़ घटती है या जो भी चीज़ होती है उसकी अनुगूंज पूरे देश भर में होती है। और उस केंद्र में आदिवासी साहित्य के स्वरूप और उसकी संभावनाओं पे जो आज चर्चा हो रही है, ये निश्चित रूप से बहुत बड़ी बात है हम सभी के लिए। मैं आभारी हूँ भारतीय भाषा केंद्र की कि उन्होंने ये अवसर दिया है हम सभी लोगों को कि वो हमारी बात, जो हम अपने अपनी कम्युनिटी के सदस्य हैं, जो लेखन का काम कर रहे हैं और यहाँ पे अपनी कम्युनिटी की ओर से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। मैं एक छोटी सी तो नहीं कहूँगी, एक लेकिन महत्वपूर्ण पत्रिका जैसे कि मीना जी ने कहा, झारखंडी भाषा साहित्य संस्कृति अखड़ा, उसकी संपादक हूँ और ये हमारा जो संगठन है उसका मुखपत्र है। इसमें कुल मिलाकर 12 भाषाएं हैं हिंदी को शामिल करने के बाद। हम अपनी जो पत्रिका है उस पत्रिका में सिर्फ और सिर्फ अपनी भाषाओं में रचना डालते हैं और अपनी जो रचना है उसको आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। और साथ ही साथ हम ये भी चाहते हैं कि दुनिया भर में जहाँ भी आदिवासी साहित्य पे कुछ हो रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ लिख रहा है, उसको भी हम अपने बीच में साझा कर सकें। आदिवासी साहित्य की बात जब भी उठती है तो मेरा ध्यान 3 चीज़ों पे अटक जाता है। एक तो वो जो हम आदिवासी अपनी भाषा में लिख रहे हैं, दूसरा वो जो हम आदिवासी हिंदी में लिख रहे हैं, तीसरा वो जो गैर आदिवासी आदिवासियों पे लिख रहे हैं। और तब मेरे लिए ये बहुत ज़रूरी हो जाता है ये करना, अलग करना कि हम आदिवासी साहित्य किसको कहेंगे, क्योंकि हमारा अभी तक का जो साहित्य है वो मौखिक साहित्य ही रहा है, लिखित में हम अभी अभी आना शुरू कर रहे हैं। और तब अगर जिसको आप मुख्यधारा बोलते हैं, आप उसके मानदंड में, उसके दृष्टिकोण से हमें कसने की कोशिश करेंगे तो ये हमें तो कम से कम मंजूर नहीं है। दूसरा कि आदिवासी जब अपनी भाषा में लिखते हैं तो जैसा कि हमारे पूर्व वक्ताओं ने भी कहा कि हमारे अपने प्रतिबिंब, अपने जो बिंब है वो आने चाहिए, हमारे जो अपने मिथक हैं वो आने चाहिए। वो निश्चित रूप से वो आ रहे हैं। अभी बाहर हमारा जो स्टॉल लगा हुआ है उसमें कानी सड़गीर डॉक्टर सिकरा दास तिर्की की एक किताब है, कहानी संग्रह। अगर वो आप उस किताब को पढ़ेंगे तो आप एक सिरे से खारिज कर देंगे कि वो कहानी संग्रह नहीं है, लेकिन हमारा मानना है कि वो कहानी संग्रह ही है, क्योंकि आपकी कहानी कहने का तरीका और हमारे कहानी कहने का तरीका दोनों अलग हैं। हमारी जो भाषा शैली है वो बिल्कुल अलग है, आप सभी ये चीज़ मानते हैं, लेकिन जब उस चीज़ को कहने और स्वीकार करने की बात आती है तो पता नहीं क्यों लोग मुकर जाते हैं। जहाँ तक मुख्यधारा में शामिल होने की बात है तो हमेशा से लोग ये कहते रहे हैं कि मुख्यधारा में आदिवासियों को लाना है, आदिवासी जो हैं उनको लाना है, लेकिन जब वो हिंदी में लिखना शुरू करते हैं तो उसको साहित्य नहीं माना जाता है। खुद मैंने अपने झारखंड में, अपने रांची में इस बात को महसूस किया है कि हमारे बहुत सारे लेखक लेखिका जो हैं वो हिंदी में लिखते हैं, लेकिन जब आदिवासी साहित्य पर चर्चा होती है तो उनको कहीं भी जगह नहीं मिलती है। और गैर आदिवासी द्वारा जो आदिवासियों पर लिखा जा रहा है, मैं उसको एक अध्ययन और उसको एक शोध मानती हूँ, क्योंकि कोई भी आदमी हमारे बीच में आके 10 दिन रहे, चाहे वो 15 दिन रहे, वो साल भर रहे, हमारी जीवन शैली को जब तक नहीं समझेगा, हमारे जीवन दर्शन को जब तक नहीं समझेगा, वो हमारे बारे में सही लिख ही नहीं सकता है।
क्योंकि वो जो भाषा, वो जो शब्द इस्तेमाल करेगा, निश्चित तौर से वो अपने समाज की भाषा और वहाँ से लिए गए शब्दों का ही इस्तेमाल करेगा, जो कि हमारे में वो कहीं भी फिट नहीं बैठता है। एक उदाहरण के तौर में कहना चाहूँगी कि एक आदिवासी युवक अगर गाना गाता है, जिसका हिंदी शब्दार्थ इस तरह से है कि पपीहा, तुम जिस डाली पर बैठे हो उस डाली को मत तोड़ना, लेकिन वही अगर हिंदी में कहा जाता है तो वो कहते हैं तुम उस डाली को मत छोड़ना। तो तोड़ना और छोड़ना दो अलग अलग चीज़ हैं। हम चीज़ों को बचाने और उसको आने वाली पीढ़ी के लिए रखना चाहते हैं, और सामने वाला उस पर कब्जा करना चाहता है। ये दो दर्शन हैं अलग अलग। तो जब तक इन चीज़ों को जो छोटी छोटी हैं, निश्चित तौर से जब हम अपनी बात रखते हैं तो आपकी शब्दावली से हमारे शब्दावली मेल नहीं खाते हैं और हम एक दूसरे को समझने में भूल करते हैं। हमारा जो जीवन है वो सहभागिता पर है, सामूहिकता पर है, सामुदायिकता पे है। लेकिन जब भी उस पर चर्चा होती है तो हमारी जो हम सामूहिकता की बात करते हैं, सबके सहभागिता की बात करते हैं, तो लोगों को लगता है कि हम लोगों को शामिल तो कर रहे हैं लेकिन खुद को पीछे हटाते जा रहे हैं। लेकिन नहीं, ये हमारी सहृदयता होती है कि हम आपको जगह देते हैं लेकिन दूसरे जो होते हैं वो वहाँ पे कब्जा जमाते जाते हैं। वैसा ही साहित्य में भी है, और ये हमारे लिए भी खुद के लिए चुनौती है कि किस तरह से अगर हमारे बारे में कोई गलत लिख रहा हो तो उसको हम कैसे काटें। ये हमारे अंदर भी ये चीज़ें हम लोगों को भी शुरू करनी है, ये मैं मानती हूँ। हमारे अंदर भी कमजोरियाँ हैं, इसको भी हमको दुरुस्त करना है, ये मैं मानती हूँ। हमेशा दूसरों को ही दोष देना जायज़ नहीं है। मैं एक छोटी सी बात करके अपनी बात ख़त्म करूँगी कि अगर आप चुनौतियों की बात करते हैं, संभावनाओं की बात करते हैं, तो उन संभावनाओं को आने दीजिए। चुनौतियां तो हम और आप दोनों ही फेस कर रहे हैं, लेकिन संभावनाएं जो हमारे बीच में है आप उनको स्वीकार कीजिए। हमारा जो लेखन है, हमको आपका जो दायरा है वो शास्त्र में बंधा हुआ है। आप जो भी कहते हैं वो शास्त्र है, ये समाज शास्त्र है, ये दर्शन शास्त्र है। हमारा उस तरह से नहीं है, हम बंधे हुए नहीं हैं। जैसा हमारा जीवन शैली है बिल्कुल खुला हुआ, हमारी सारी चीज़ें वैसे ही खुली हुई हैं। तो हमको खुले रूप में आने दीजिए और अपने मानदंड में कम से कम हमें फिक्स करने की कोशिश ना करें। मेरा बस इतना ही था। आखिर मैं प्रोफेसर आनंद कुमार को इनवाइट करूंगा। जैसा कि हमारे प्रोफेसर थोराट कह चुके हैं कि वो सभी क्षेत्रों में अपना हस्तक्षेप रखते हैं और निश्चित तौर पे उनके भाषण बहुत दिलचस्प होते हैं। उनको सुनने में हमारा हमेशा ज्ञानवर्धन होता है और मैं उनको अपना एकेडमिक गार्जियन मानता हूँ। हमेशा काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है तमाम डिसिप्लिन्स के बारे में। प्रोफेसर आनंद कुमार। आदरणीय कुलपति प्रोफेसर सुधीर सपोरी जी, हम लोगों के विश्वविद्यालय के गौरव और इस समय भारतीय समाज विज्ञान शोध संस्थान के राष्ट्रीय निर्देशक अध्यक्ष और आज के मुख्य अतिथि प्रोफेसर सुधीर थोरट जी, बहन वंदना तेती जी, भारतीय भाषा केंद्र को एक नई ऊंचाई तक ले जाने में सफल अध्यक्ष प्रोफेसर रामबख्श जी, इस आयोजन के सूत्रधार डॉक्टर गंगा साहेब मीना जी, देश भर से आए हुए साहित्य मर्मज्ञ, साहित्यकार, हमारे अपने विश्वविद्यालय परिवार के अध्यापकगण, विद्यार्थी मित्रों, आज मेरे लिए एक अद्भुत आनंद का समय है, क्योंकि इस विश्वविद्यालय के विद्यार्थी के रूप में सबसे पहले हमें उस मूल भारत का साक्षात्कार हुआ था जो जिसको आप कहते हैं मुख्य धारा के विद्या संस्थान, उनमें लगभग नदारद रहा है शिक्षक के रूप में, विद्यार्थी के रूप में। मैं 70 के दशक की बात कर रहा हूँ, और तब से अब तक के बीच में जो लंबी यात्रा हुई है भारतीय समाज के आत्ममंथन की, उसमें आदिवासी समाज और साहित्य के बारे में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय का अप्रतिम स्थान और योगदान है, इसमें कोई शक नहीं। और जब इस पर चर्चा आज हो रही है
और भूरी भूरी प्रशंसा की जा रही है इस आयोजन की प्रासंगिकता की। तो मुझे लगता है कि नेहरू विश्वविद्यालय ने जाने अनजाने अपने लिए एक और नई जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली है कि हम आदिवासी साहित्य के स्वरूप और संभावनाओं के बारे में न सिर्फ आज से संवाद शुरू करते हैं, बल्कि धीरे धीरे इसको एक सालाना उत्सव की जैसी चीज़ बनाएंगे, जिससे कि खाली रांची में, खाली कोहिमा में, खाली दांतेवाड़ा में ही नहीं, भारत की राजधानी में भी आदिवासी संवाद के लिए और आदिवासी साहित्य के बारे में पूरे भारत और विश्व को समझने के लिए एक जगह बने, एक सालाना उत्सव का एक आधार बने। और इसलिए ये बहुत खुशी है इस संभावना को सामने देखते हुए। ये समय हम सब लोगों को प्रोफेसर रामदयाल मुंडा जैसे लोगों से लेकर इरोम शर्मिला तक को याद करने का भी समय है, उनको नमस्कार करने का समय है। प्रोफेसर मुंडा तो हमारे एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर थे और उन 3 वर्षों में उन्होंने हमारे विश्वविद्यालय को अपने तरीके से सजाने संवारने में योगदान किया। हम सब लोग जो समाज विज्ञान के लोग हैं, उनको अपने विद्यार्थियों से आदिवासी भारत के बारे में जानने का मौका मिला, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय उन थोड़े से विश्वविद्यालयों में है जहाँ पर ये जो विशेष अवसर की सुविधा और नीति है उसका बड़ी ईमानदारी से शुरू से पालन होता रहा है, कम से कम विद्यार्थियों के चयन में। इसलिए एक ही कक्षा में आप सुदूर उत्तर पूर्व से लेकर गढ़चिरौली तक और बस्तर तक के विद्यार्थी, ज़्यादातर छात्र, कुछ छात्राएं आपके बीच में होंगे। और जब आप उनके बीच में कोई भारत के बारे में कोई बात कहेंगे तो तत्काल विविधता का सच सामने आता है, और शोध करने के स्तर पर तो सचमुच वो विविधता और खुल जाती है। ये जो आदिवासी विशेषण है, इसके अंदर ज़बरदस्त विविधता है। उत्तर पश्चिम सीमांत से लेकर उत्तर पूर्व सीमांत तक के बीच में 10 प्रदेश ऐसे हैं जो मूलतः आदिवासी अस्मिता के आधार पर खड़े किए गए। लेकिन जब उत्तर पूर्व का विद्यार्थी शोध करने के लिए आता है कुलपति जी, तो उसकी इच्छा होती है कि गाइड सुपरवाइजर विभाग उसको अस्मिता के बारे में शोध करने का अवसर दे। नगा विद्यार्थी, मणिपुरी विद्यार्थी, अरुणाचली विद्यार्थी अपनी आइडेंटिटी के सवालों को उठाते हैं। उड़ीसा का विद्यार्थी, मध्य प्रदेश का विद्यार्थी, राजस्थान का आदिवासी विद्यार्थी जब शोध करना चाहते हैं तो वो अभावों का विस्तार से वर्णन करने का अवसर चाहते हैं। और अब इधर बीच में कुछ अन्यायों के बारे में भी चेतना बढ़ी है, और ये सब साहित्य के जरिए उनके चेतना में आता है। लोक कथाओं के जरिए, लिखित साहित्य के जरिए, नाटक के जरिए, पोस्टर और पर्चों के जरिए। ये जो समाज है, इसको तो सचमुच विश्व की पिछले 200 साल की कोई बड़ी ऐसी प्रक्रिया नहीं रही है। कहने के लिए कहते हैं कि ये अलगाव से पीड़ित समाज, लेकिन वास्तविकता ये है कि औपनिवेशीकरण और पश्चिमीकरण से लेकर भूमंडलीकरण और अब नक्सलवाद तक ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं है जो भारत को अगर उसने प्रभावित किया, दक्षिण एशिया को प्रभावित किया, तो आदिवासी भारत को तो बहुत गहराई तक प्रभावित किया। और उन सब का जो समुच्चय है, उन सब का जो सारांश है, उसको अगर किसी एक तरीके से समेटना हो तो वो महाआख्यान है। वो एक, जिसको आप कहेंगे वंचित भारत की कथा है, जिसकी धुरी आदिवासी भारत में ही है। और इसीलिए जब जब हम चिंता करते हैं अपनी विविधता की, तो वहाँ आकर के अटक जाते हैं, उसके बारे में इतना अज्ञान है। ये बहुत अच्छा हो रहा है कि हम लोग अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, इतिहास, समाज शास्त्र से लेकर जीव विज्ञान तक इनका जो अधूरापन है उसको पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप कालाहांडी में जाइए तो तस्वीर तो आप लेकर के जाते हैं अभाव की कि 25 रुपए में माँ ने अपनी बच्ची को बेच दिया। ये 70 के दशक की तस्वीर है। लेकिन कालाहांडी स्टेशन पर जब आप उतरिएगा कोरापुट पर, तो स्टेशन पर ही लिखा हुआ है कि विश्व का धान के बारे में सबसे विविधतापूर्ण क्षेत्र ये कोरापुट और कालाहांडी। और उन्होंने बाकायदा शीशों में हम सबको समझाने के लिए उस तरह के 80 तरह के धान वहाँ पाए जाते हैं, दुनिया में कहीं नहीं। ये बायोडाइवर्सिटी के लिहाज से, लेकिन जाने के लिए सड़क नहीं है और जाने के लिए तबीयत भी नहीं है। हमारी पूरी इच्छा रहती है कि जल्दी से जल्दी अगला सेमिनार का निमंत्रण कहीं अमेरिका से आवे, कहीं यूरोप से आए, अंग्रेजी में पर्चा पढ़ने की सुविधा हो तो उससे भी और भी अच्छा लगेगा। जहाँ पर मूल है, जो हमारा आधार है, जो जड़ें हैं,
उनकी तक जाने की इच्छा नहीं रहती। वृक्ष के जैसा हमारा स्वभाव है, वृक्ष भी जड़ की तरफ नहीं मुड़ता है, वृक्ष हमेशा आकाश की तरफ जाता है, जिधर से सूरज आए, जहाँ हवा हो, जहाँ से रोशनी हो। और वो वृक्ष जैसा व्यक्तित्व हम सब लोगों का, खासतौर पर विद्या केंद्रों का, विश्वविद्यालयों का तो जरूर है। लेकिन अगर आप आज के स्वरूप के बारे में सोचें तो जैसा सबने कहा वैसा ही मैं भी आपसे बहुत ईमानदारी से कहूँगा कि बहुत कम पढ़ने का मौका मिला मूल स्वर को, मूल लेखन को। कभी भवानी प्रसाद मिश्र की कविता सतपुड़ा के जंगल, या कभी महाश्वेता देवी का दावेदार जंगल के दावेदार, या इधर रमणिका जी ने जो मेहनत की और हम लोग की जेब से ज़बरदस्ती पैसा निकाला कि देखो अच्छी तरह से किताबें छाप रही, उसको पढ़ो, युद्धरथ, आम आदमी, इन सब के जरिए जो तस्वीर बनती है उसी को मैं आपके सामने सारांश में रख के अपनी बात खत्म करना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि कोई 7 आयाम है इस एकता के संदर्भ में, क्योंकि विविधता तो बहुत है। जैसा मैंने कहा, भाषा से लेकर के भूगोल तक सब आदिवासी भारत को कई हिस्सों में बांटता है, उसकी कई तस्वीरें हैं, उसके कई चेहरे हैं। लेकिन अगर एकता का सूत्र बनाना है तो उसके जो तत्व होंगे, जो एलिमेंट्स होंगे आदिवासी साहित्य के अंदर निहित एक अंतर्धारा को समझने के लिए, वो मुझे लगता है कि 7 आकार से जुड़े हुए हैं। पहला तो अपने अस्मिता को लेकर के, अस्मिता की परिभाषा करना, अस्मिता की व्याख्या करना, उसके अलग अलग रूपों को, उसके देश काल पात्र के त्रिकोण में उसका बदलता हुआ अर्थ और संदर्भ, उस सबको रूपायित करना। एक तो ये तत्व है, ये एक स्वर है जो बहुत महत्वपूर्ण है, अस्मिता की तलाश। दूसरी, क्योंकि अस्मिता के बारे में आप जानते हैं, जैसे भारत के बारे में हुआ वैसे आदिवासियों के बारे में भी हुआ। कोई ईसाई मिशनरियों ने कुछ लिख दिया, नेकेड नागा। अब वो बड़े परेशान है कि कपड़ा तो हम बिनते, इतनी सुंदर शाल तो तुम भी नहीं बिन पाते हो, जर्मनी के प्रोफेसर साहब, लेकिन तुमने किताब का शीर्षक लिखा नेकेड नागा। कहाँ है नेकेड नागा? लेकिन है नेकेड नागा। या बस्तर की स्त्रियों के बारे में पहला वर्णन यही होगा कि वो वक्ष वस्त्र धारण नहीं करती हैं। कैसी कैसी विद्रूप पैदा करने वाली रपटें हैं, और उनके आधार पर राज्यों के नियम हैं। राज्य सत्ता की बड़ी भूमिका है साहित्य के संदर्भ में, वो अनुकूल भी बना सकता है, प्रतिकूल भी बना सकता है। लेकिन आज जो नई पीढ़ी है या जो जागृत पीढ़ी है, उसमें पुराने नए का भेद नहीं है। वो पहले तो अस्मिता की बात को महत्व दे रहे हैं। दूसरी बात जो सचमुच सामने आती है वो अस्तित्व की है, कि हमारा अस्तित्व क्या है, हम हैं कौन। इस अस्तित्व की परिभाषा करना और उसमें बहुत गहराई तक जाना। बहुत अच्छा हुआ कि पुरखों का स्मरण हुआ। कितनी दूर तक आप जाएंगे? मैं कह रहा था प्रोफेसर थोरट जी से कि ये तो मिलन बिंदु है तमाम भाषाओं का। आर्य भाषाएं जिनको कहा गया, भारोपीय भाषाएं कहा गया, द्रविड़ भाषाएं कहा गया, और वो सब जाकर के बस्तर के उस महाक्षेत्र में अबूझमाड़ में मिल जाती है। उसमें द्रविड़ भाषाओं में से तमिल के शब्द हैं, तेलुगु के शब्द हैं, इधर उड़िया का भी शब्द आ जाता है, कुछ फारसी के भी शब्द आ जाते हैं। क्या क्या हुआ है यहाँ पर, लेकिन इसको सोचने की, समझने की फुर्सत किसको है? जबकि ये जर्मनी से पढ़ा है। 8 करोड़ अगर लोग हैं इसमें, तो ये फ्रांस से पढ़े हैं। लेकिन फ्रांसीसी भाषा के बारे में, जर्मन भाषा के बारे में कितना अध्ययन है। लेकिन इस भाषा के विविधतामय और अमूल्य संसार के बारे में हमारे, और ये हमारी औपनिवेशिक मानसिकता का परिणाम है। और ये जो आज का आयोजन है, उस औपनिवेशिकता से मुक्ति की तरफ एक कदम है। ये डीकोलोनाइज होने की जरूरत है, और डीकोलोनाइज होने की एक कसौटी होगी किसी भी विश्वविद्यालय के लिए, किसी भी पीढ़ी के लिए, कि वो अपने मूल के बारे में कितना जानते हैं। और इसीलिए आप जानते हैं कि पूरे लैटिन अमेरिका में आज जो उनके मूल निवासी थे, ईसाइयत के आने के पहले के जो लोग थे, उनमें से कुछ तो सत्ता में भी आ गए, और बाकी सब अपनी जड़ों के बारे में एक नए आत्मविश्वास के साथ अध्ययन, अध्यापन, मनन कर रहे हैं। स्पेनिश में कर रहे हैं, पोर्चुगीज में कर रहे हैं, और अफ्रीका में भी यही हो रहा है। दक्षिण एशिया में, दक्षिण पूर्व एशिया में आज अगर हम, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय इसकी एक कसौटी बनाता है, दक्षिण एशिया विश्वविद्यालय बना है, ICSR है, ICHR है, ये सब मिलके इस बड़े काम को कर सकते हैं। तीसरी बात जो सबको समझ में आती है वो आस्था की है, और इस आस्था की खूब चर्चा हो रही है, बड़े आत्मविश्वास के साथ हो रही है। अभी जिक्र किया डॉक्टर वंदना जी ने कि आप जिस कसौटी पर, या प्रोफेसर थोरट ने भी कहा, तो वो हमारी अपनी आस्था से जुड़ा है, जो आध्यात्मिकता की तरफ भी ले जाएगा, भाषा विज्ञान की तरफ भी ले जाएगा, बिंबों की तरफ भी ले जाएगा। चौथा है आधुनिकता। कहीं हम आदिवासी अस्मिता के परिभाषा में जुटे हुए लोग आधुनिकता को न नकार दें। वो बहुत जबरदस्त आकर्षण है, वो हर एक के लिए, हर स्त्री पुरुष के लिए है, और उसके अलग अलग संस्करण हैं, अलग अलग संदर्भ में आधुनिकता का अलग अलग अर्थ है। स्त्री और पुरुष के बीच में अलग अर्थ है, नई पीढ़ी पुरानी पीढ़ी के बीच में अलग अर्थ है,
झारखंडी और गैर झारखंडी के बीच में अलग अर्थ है, गोंड और गैर गोंड के, लेकिन आधुनिकता को छोड़ना नहीं है, वो एक बहुत बड़ा विमर्श है, उसको छोड़ देंगे आप तो फिर कुल मिलाकर के धीरे धीरे पुराणों की पूजा होने लग जाएगी, आदिवासियों के भी अपने पुराण कहीं न कहीं से निकल ही आएंगे। और जो पांचवा है वो अभाव। इस पूरे विमर्श में अभाव एक गहरी रेखा की तरह से, जिसको नहीं मिटाया जा सकता। अभाव का बोध बहुत लंबा बोध है, बड़ा पुराना बोध है, औपनिवेशिक काल से शुरू होता है और आधुनिक काल तक आता है। अगर भारतीय जनतंत्र कहीं जाकर के शर्मा जाता है तो वो आदिवासी भारत में, वहाँ जाकर के हमको लगता है कि हमने न्याय नहीं किया, और उसकी चर्चा करते करते हम हकलाने लगते हैं। हम कहते हैं अच्छा अभी करेंगे, 25 करोड़ देते हैं 3 महीने में खर्च करो, फिर कहते हैं कि ये प्रोजेक्ट लाते हैं, वो प्रोजेक्ट लाते हैं। लेकिन अभाव का जो बोध है वो इस साहित्य में बहुत प्रबल स्वर है, और इसीलिए इसमें से अगर आप आनंद तलाशना चाहें तो फिर वो एक अलग तरह का अभ्यास करना पड़ेगा। और जो आखिरी 2 बातें हैं जो इधर बहुत प्रबल और प्रखर हो रही हैं, जिनका स्वागत भी करना चाहिए, और वो मानी बात है कि भारतीय जनतंत्र का निवेश है उसमें, भारतीय जनतंत्र का परिणाम है, और वो है असंतोष का स्वर और अविश्वास का स्वर। अविश्वास के बारे में इसको कहते हैं आप ट्रस्ट डिफिसिट। अब तो भारत का वित्त मंत्री भी कहने लगा कि भाई हमारे बारे में, दुनिया को तो हमारे बारे में साख जमती जा रही है, लेकिन हमारे आदिवासी इलाकों में ट्रस्ट डिफिसिट हो गया है। कोई भी कल कारखाना लगाने के लिए पहले लोग जैसे यहाँ नगाड़ा बजाया स्वागत होता था, अब जहाँ ढोल नगाड़ा, जहाँ आपने कोई कल कारखाना का प्रस्ताव किया किसी भी इलाके में, तो ढोल नगाड़ा बजने लगता है कि रोको रोको, इनको आने मत दो, ये फिर आगे कोई नया षड्यंत्र लेकर के स्टील का कारखाना लगाएंगे, एल्युमिनियम का कारखाना लगाएंगे, बिजली का कारखाना लगाएंगे और हमको विस्थापित करेंगे। ये अविश्वास का स्वर। अगर ये 8-7 बिंदु, ये 7 तत्व हम एक साथ कहीं पिरो सकें तो हमको आदिवासी साहित्य के स्वरूप को समझने के लिए कुछ कुंजी मिल जाती है। और जहाँ तक संभावनाओं की बात है, फिर मैं कहना चाहता हूँ कि संभावनाओं के स्तर पर अपार संसार इस समय है, लेकिन इसमें अगर भारतीय राज्य सत्ता ने, भारतीय विद्या प्रतिष्ठानों ने पहल नहीं की तो इसमें विदेशियों के हस्तक्षेप बढ़ जाएंगे, और तब वही चीज जो हमको जोड़ने में काम आ सकती है वही हमको तोड़ने के लिए भी इस्तेमाल की जा सकती है। अगर हमारे व्याकरण को, हमारी लिपि को या हमारे भाषा और साहित्य को हार्वर्ड विश्वविद्यालय ने प्रतिष्ठा दी तो हम हार्वर्ड की जय बोलेंगे कि आपकी जय बोलेंगे, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की जय बोलेंगे? पहल का सवाल है, समय हाथ से निकला जा रहा है, पहले ही 65 साल निकल चुके हैं। आज आपने इस संवाद का आयोजन करके बहुत अच्छी पहल की है, इसमें निरंतरता बनी रहे। प्रोफेसर पोरी को हम लोग अगले 1.5-2 वर्ष तो कहीं जाने नहीं देंगे, और प्रोफेसर थोरट का भी चेयरशिप रहेगी ही। तो मुझे आशा है कि जैसे आज ये शुरू हुआ, इसका साल भर के बाद फिर लेखा जोखा करने का गंगा साहेब मीना जी साहस रखेंगे, आप सब धीरज रखेंगे और हम सबको स्वागत का मौका देंगे। धन्यवाद प्रोफेसर आनंद कुमार। अब मैं आपको बिल्कुल इंतजार नहीं कराऊंगा, चाय और पकौड़े बाहर आपका इंतजार कर रहे हैं। बस एक सूचना यह है, प्रोफेसर डॉक्टर रोज किरकिट्टा को प्रोग्राम में आना था, लेकिन उनकी तबीयत खराब होने की वजह से वो शामिल नहीं हो पाई। ओम थानवी जी को शामिल होना था उद्घाटन सत्र में ही, लेकिन उनकी कुछ व्यस्तताएं इस बीच में आ गई। और हमारे बीच में प्रोफेसर बरियाम सिंह हैं, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ कि वो आए। डॉक्टर अरविंद मिश्रा हैं, डॉक्टर देवेंद्र चौबे हैं, डॉक्टर उज्ज्वला टिगा हैं, डॉक्टर रमन प्रसाद सिन्हा हैं, डॉक्टर सुधीर जी हैं, प्रोफेसर मजहर हुसैन हैं, डॉक्टर आसिफ जहरी हैं, डॉक्टर केदार मंडल हैं, और हमारे तमाम साथी। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और सबसे ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूं अपने तमाम वॉलंटियर्स का, जिन्होंने रात भर जाग करके पूरा मैनेजमेंट बनाया हुआ है। बहुत शुक्रिया। आप सब चाय के लिए आमंत्रित हैं। इसके बाद तुरंत जितना जल्दी हम चाय पी सकते हैं अगला सत्र शुरू करेंगे, क्योंकि काफ़ी देर हो चुकी है। आदिवासी साहित्य स्वरूप और सौंदर्य, इसके विविध पक्षों पर बात करने के लिए
हमारे पास 4 लोगों का पैनल है। इसके अलावा इसमें कुछ भागीदार भी रहेंगे। इस सत्र के संचालक हैं अश्विनी कुमार पंकज जी, जो जोहार सैया के संपादक हैं। सत्र के पैनलिस्टों को मैं मंच पे आमंत्रित करना चाहूँगा। अनुज लोगन मंच पे आए। जोवाकिम टोपनो जी, काशराय कुदारा जी, बारू सोनवणे जी। मैं सत्र के संचालक दरअसल हमारा एक प्रयोग था कि हम अध्यक्षता वाला पूरा जो कॉन्सेप्ट है, अवधारणा है, उससे सहमत नहीं है। उसमें एक तरह की हायरार्की है, तो हम इस